बहू आते ही अपने ससुर को ही शानदार सजावट, झिलमिलाती रोशनी और मेहमानों से घर भरा हुआ रौनक बिखेर रहा था। दीपा जी बहू के स्वागत की तैयारी में मग्न थीं। बनारसी साड़ी और भारी जेवर से दुल्हन सी दीपा जी को थोड़ी परेशानी हो रही थी, पर आधे घंटे में दुल्हन को लेकर दूल्हा पहुंचने ही वाला था। बाकी बाराती पीछे गाड़ी में थे। मंगल गीत के साथ नई दुल्हन को सुहागने महिलाएं गाड़ी में सिंदूर लगा रही थी। फिर दौरा। बिहार में बहू आती है तो बांस के दौरे में पैर डालकर घर में प्रवेश करती है। मैं पैर रखते हुए गीत हंसी मजाक के साथ घर में प्रवेश किया। अपने आलता लगे पैरों की छाप छोड़ते बड़े से हॉल में प्रवेश किया। दूल्हा बना सकेत सुंदर सी दुल्हन पाकर फूले नहीं समा रहा था। नई दुल्हन रिया माँ की सूरत सास में देख रही थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत पहले ही दुनिया से चली गई थी। दीपा जी दुल्हन की नजर उतार रही थी। जड़ाऊ हार का सेट बहू को मुंह दिखाई में देकर अपने हाथों में पहने कंगन उतारकर बहू को पहना दिया और उसका माथा चूम लिया। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, तभी शोर हुआ। रितेश जी, दूल्हे के पिता को दिल का दौरा पड़ा है और उनको शहर के नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। सकेत अपनी माँ को लेकर नर्सिंग होम भागा, पर उसके पिता को डॉक्टर बचा नहीं पाए। सारी खुशियाँ मातम में बदल गईं। दीपा जी तो जैसे पागल हो गई थी। रिया को मनहूस और ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। रिया भी आवाज थी। किस्मत कैसे कैसे खेल दिखाती है। जिसको थोड़ी देर पहले घर की लक्ष्मी कहकर बलाइयां ले रही थी, दीपा जी वही अभी रिया का हाथ पकड़कर लोगों के रोकने के बावजूद भी दीपा जी गेट से बाहर कर दिया। मनहूस, आज के बाद इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मेरे पति को हुई आते ही खा गई। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। अपनी माँ को खा चुकी है। जो लड़की किसी रिश्तेदार से कहकर सकेत ने रिया को उसके मायके भिजवा दिया। रिया के पापा को भी दीपा जी ने बेइज्जत कर वापस भेज दिया। 12वीं के बाद सकेत सोच रहा था माँ से रिया के लिए कैसे बात शुरू करूं। तभी दीपा जी ने कहा, तू रिया से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दे। सकेत बहुत समझाया, पर दीपा जी ने अपना फैसला सुनाया। वो मनहूस या तुम्हारी माँ, एक को चुनो। सकेत दुखी मन से माँ से कहा, माँ, मैं रिया को बिना किसी गलती की सजा नहीं दे सकता, तो मेरा फैसला भी सुन लो। आज से अभी से जायदाद में से तुम्हें फुटी कौड़े भी नहीं मिलेगी और मुझसे भी तुम्हारा रिश्ता खत्म। कभी लौट कर मत आना। सकेत रोया, गिड़गिड़ाया, माँ, जायदाद मत दो पर रिश्ता मत तोड़ो। पर सकेत रिया को लेकर अपनी नौकरी कर पुणे चला गया। वक्त गुजरता रहा। रिया और सकेत कभी कभी दुखी हो जाते। काश माँ हमें समझती। ईसा और ईशान, दो बच्चों के किलकारी से रिया और सकेत का घर आंगन चहक उठा। हर खुशी के मौके पर रिया और सकेत को माँ की याद आती। कभी किसी से उजड़ते उजड़ते खबर मिल जाती कि बड़े भैया और भाभी ने माँ की नफरत का फायदा उठा सारी जायदाद अपने नाम करा ली है। माँ अपना खाना खुद बनाती हैं। माँ पहले से कमजोर और लाचार हो गई हैं। वो दोनों दुखी हो गए, पर विवश थे। बड़े भैया और भाभी ने माँ की नफरत को आग में घी डालने जैसा काम किया। हमसे भी रिश्ता खत्म कर लिया। बड़ी बुआ का फोन आया सुबह में, सकेत, तेरी माँ का पैर फिसल गया है। तेरे भैया ने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। कल गई थी मिलने, बहुत रो रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है, पर 7 दिन हो गए। तेरे भाई फोन करने पर बोलता है ऑफिस के काम से शहर से बाहर हूँ। उसकी पत्नी घर में ताला लगाकर कहीं चली गई है। बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। तू ही कुछ कर। और सकेत शाम की फ्लाइट से घर पहुंचा। माँ की चित्कार सुन और आसपास के पेशेंट भी बेचैन हो गए। माँ बेटे के आंसुओं ने एक दूसरे की व्यथा बयां कर दी। डॉक्टर से राय कर एम्बुलेंस से सकेत माँ को लेकर पुणे चला गया। 4 घंटे चला ऑपरेशन। 12 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इस बीच बहुत कुछ हुआ।
रिया ने जी जान से दीपा जी की सेवा की। घर आने पर दीपा जी की आरती उतारकर अंदर ले गईं। बच्चे दादी दादी कह रहे थे। रिया रसगुल्ला मुंह में खिलाते हुए कहा, माँ, आपके घर में आपका स्वागत है। वाकर से चलते समय परछाई से खड़ी रहती रिया, पसंद पूछकर खाना बनाती। बच्चे कहानी सुनने की जिद करते। सकेत गोद में आकर लेट जाता। माँ, रिया कहती, आप वजन मत दो माँ, अभी बहुत कमजोर हैं। दीपा जी अपराध बोध से भर जाती। इन बच्चों के साथ मैंने कितना बुरा किया। भगवान जिसकी जितनी सांस देकर भेजते हैं उससे ज्यादा कोई छीन नहीं सकता। ये सच जानते हुए भी मैं बिन माँ की बच्ची के साथ ओह किस्मत के खेल देख रही थी। दीपा जी जिसे अपने दरवाजे से हाथ पकड़कर निकाला था, मनहूस और ना जाने क्या क्या कहा था, वही आज मेरे जीने की खुश रहने की वजह बन गई है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। दोनों को गले लगाए दीपा जी बड़बड़ा रही थी। तभी दोनों बच्चे, दादी माँ, हमें भी आपके पास रहना है, कहकर लिपट गए। खुशी के आंसू बहते दीपा जी किस्मत के खेल देख रही थीं। मम्मा, मुझे साड़ी पहननी है। स्नेहा, कहाँ हो तुम? स्नेहा, मैं अपनी पत्नी को आवाज लगाता हुआ घर में दाखिल हुआ। लो, तुम यहाँ बैठी, जाने कहाँ गुम हो, और मैं तुम्हें घर भर में ढूंढ रहा हूँ। मैं पत्नी को बालकनी में गुमसुम बैठे देख बोला, आ गया, मैं चाय लाती हूँ। मैं की आवाज सुन स्नेहा अपने आंसू पोंछती हुई बोली, तुम रो रही हो? स्नेहा, क्यों नहीं भूल जाती? तुम सब कब का तक खुद को यूं सजा दोगी? मैं पत्नी के दोनों कंधे पकड़कर बोला, वो सब भुलाना मेरे बस में नहीं। मैं नहीं भुला सकती कि मैं मेरे कारण ही मेरी ये बोल स्नेहा फुट फुट कर रो दी तो मयंक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस स्नेहा, मत दर्द दो खुद को, शायद किस्मत का खेल इसे ही कहते हैं। मयंक ये बोलते बोलते खुद भी रो दिया। अब तक की कहानी से आप तो ये समझ गए होंगे कि मयंक स्नेहा को किसी को भूलने को कह रहा है, पर क्या ये सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले स्नेहा और मयंक के अतीत में ले चलते हैं। स्नेहा और मयंक की 5 साल की एक प्यारी सी बेटी थी, मायरा। दोनों अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। मायरा थी भी इतनी प्यारी कि पूरे मोहल्ले की लाडली थी। वो अपनी तोतली जुबान से जब वो बातें करती तो लगता था मानो कोयल कूक रही है। आज से करीब साल भर पहले स्नेहा फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे साड़ी पहनाओ ना, मुझे मम्मा बनना है। मायरा स्नेहा के पास आकर बोली। उसके हाथ में स्नेहा की साड़ी थी। बेटा, बात में अभी मम्मा बात कर रही है ना, आप अपने टॉय से खेलो। स्नेहा बेटी से बोली। नहीं मम्मा, मुझे साड़ी पहननी है, मायरा तोतली जुबान से जिद करती बोली। बेटा, आप बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, जाओ अभी टॉय से खेलो। स्नेहा थोड़े गुस्से में बोली। मायरा मम्मी का गुस्सा देख वहाँ से हट गई और कमरे में आ गई। उसने टीवी खोल कार्टून लगाया, पर उसमें उसका मन नहीं लगा क्योंकि उसे तो साड़ी पहननी थी। टीवी को चलता छोड़ वो ड्रेसिंग के आगे आकर खुद से साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। अब बाल मन की जिद वो तो उसे पूरी करनी ही होती है। खैर, उल्टी सीधी साड़ी लपेट वो ड्रेसिंग के आगे खड़ी हो मम्मी के मेकअप के सामान में से मेकअप करने लगी, पर उसकी साड़ी का पल्लू बार बार गिर रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि मम्मी तो साड़ी में एक खूबसूरत सा पिन लगाती हैं जिससे साड़ी गिरती नहीं। उसने इधर उधर देखा, उसे ड्रेसिंग के सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में वो पिन झांकता नजर आया। अब मायरा तो छोटी सी, वो
भला पिन तक कैसे पहुंचे? उसने ड्रेसिंग के पास रखा पहियों वाला स्टूल खिसकाया जिस पर बैठ मम्मा मेकअप करती हैं और उस पर चढ़ने लगी जिससे वो पिन तक पहुंच जाए। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो पिन तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि उसकी साड़ी उसे परेशान कर रही थी। उसने साड़ी के पल्लू को कई बार अपने गले में लपेट लिया जिससे वो लटके ना। इधर स्नेहा को काफी देर हो गई बात करते हुए, तो उसने अपनी सहेली को बाय बोल फोन काटा और मायरा के पास अंदर आई। अंदर आते ही उसकी चीख निकल गई, मायरा बेटा, मायरा क्या हुआ तुझे? उठ देख मम्मा तुझे साड़ी पहनाने आई है, उठ मेरी बच्ची। स्नेहा पागलों की तरह बच्ची को गोद में लिए उसका गाल थपथपाने लगी पर बच्ची नहीं उठी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सबने बच्ची को ड्रेसिंग में फंसी साड़ी से निकाला और अस्पताल भागे। पर किस्मत का खेल देखिए, माँ बाप की जान मोहल्ले भर की लाडली हमेशा चहकने वाली बच्ची आज बेजान पड़ी थी। मयंक को भी किसी ने खबर कर दी थी और वो दौड़ा आया था। सॉरी मयंक जी, दम घुटने की वजह से यहाँ आने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने आकर ये दर्दनाक खबर दी थी। क्योंकि मामला संदिग्ध था इसीलिए डॉक्टर ने पुलिस को भी खबर दे दी थी। पुलिस ने सबसे पूछताछ की, घर पर आकर छानबीन की। उससे ये नतीजा निकल कर आया कि साड़ी ड्रेसिंग में कहीं अटक गई होगी और पहियों वाला स्टूल खिसक गया होगा। गले में साड़ी लिपटी होने के कारण वो कसती चली गई और बच्ची का दम घुट गया। हो सकता है बच्ची के गिरने से आवाज़ जो हुई वो टीवी के शोर और फोन में लगे होने के कारण स्नेहा तक नहीं पहुंची। स्नेहा इस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानती है। एक किस्म से वो खुद को बेटी की हत्यारन समझती है क्योंकि उसे लगता है ना वो फोन में लगी होती ना ये हादसा होता। दोस्तों, हादसे जिंदगी का हिस्सा हैं, पर कुछ हादसे हमारी हल्की सी लापरवाही से घट जाते जो जिंदगी भर का मलाल दे जाते। मैं यहाँ किसी को गलत नहीं ठहराऊंगी क्योंकि जो हुआ अनजाने में हुआ। वैसे भी स्नेहा और मयंक का दुख बहुत बड़ा है, ना ही मैं आप लोगों को डराना चाहती हूँ, पर सभी माता पिता को सावधान जरूर करना चाहूँगी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके खेलों पर निगाह रखिए, ज़्यादा देर उन्हें अकेला मत छोड़िए। फ़ोन पर लंबी बात तभी करिए जब बच्चा सोया हो, स्कूल गया हो या घर में किसी और मेंबर के साथ हो। बच्चे जिद्दी और शैतान दिमाग होते हैं, वो कब क्या कर जाए हमें पता भी नहीं होता और जब तक हमें पता चलता है कई बार हादसा हो चुका होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के